हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जो एक शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है टॉपिक, और विद्यार्थी के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकाई 1, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, अवधारणा क्या है इसमें। तो अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र को हम देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने में टीचर को कौन कौन सी परेशानी आती है या फिर स्टूडेंट को समझने में क्या परेशानी आती है। तो पहला इसमें अवधारणा संबंधी कठिनाई का क्षेत्र, अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र। अवधारणा संबंधी कठिनाई, अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र देखते हैं। इसमें क्या क्या आता है। पहला, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्यवहारिक अभिव्यक्ति में कठिनाई। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्यवहारिक अभिव्यक्ति में कठिनाई। व्यवहारिक अभिव्यक्ति में कठिनाई क्या है। पहला, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की व्यवहारिक अभिव्यक्ति में कठिनाई, ये अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र है जो पहला है ये। अब दूसरा है केंद्रीय समस्याओं की उत्पादन संभावना वक्र द्वारा व्यक्त करने में कठिनाई। केंद्रीय समस्याओं की किसके द्वारा? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे आगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है उसको। तो ये कठिनाई आती है। और इसका उद्देश्य क्या है पाठ को पढ़ाने का? पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य रहेगा टीचर भी देखे, स्टूडेंट भी देखे कि क्या चीज़ इस पाठ से एक टीचर को अपने विद्यार्थी को समझाना है और एक विद्यार्थी को इस पाठ से क्या चीज़ समझना है। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि विद्यार्थी को वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग को समझाना है। किसका वैकल्पिक प्रयोग? वस्तु का। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग मतलब एक वस्तु का कई जगह प्रयोग होता है, कई रूप में, उसी को समझाना है। किसको? विद्यार्थी को। और दूसरा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराना। अर्थव्यवस्था उत्पादन कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं, उत्पादन कार्य के दौरान की समस्या, उत्पादन कार्य के दौरान जो समस्या आती है उनसे विद्यार्थी को अवगत कराना है। अब तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, छात्रों में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के प्रति समझ विकसित करना। छात्रों में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के प्रति समझ, केंद्रीय समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों में समझ पैदा करना। चलिए, विद्यार्थी को लंबा चौड़ा नहीं लिखता हूँ, उसको आप लोग सुनकर समझ जाएंगे। जो मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ वही फाइनल रहेगा, मैं उसमें मेन बिंदु को लिख रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसका सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल। अब इसके सीखने के प्रतिफल में क्या चीज़ है? विद्यार्थी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग को समझता है। अब देखो, जो हम समझाना चाह रहे थे वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग, तो इसका हमें फल मिलेगा इस पाठ से कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक, वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग मतलब एक वस्तु का कई प्रयोग होता है, उसी को वैकल्पिक प्रयोग करें तो इसको हम विद्यार्थी को समझा सकते हैं। और दूसरा है छात्र उत्पादन कार्य के दौरान आने वाली समस्या को समझता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं उत्पादन कार्य के दौरान समस्याओं को अवगत कराते हैं। समस्याओं को अवगत। तो अब यहाँ पर जो लिखे हैं हम उद्देश्य, वो उद्देश्य पूरा हो जा रहा है कि उत्पादन कार्य के दौरान जो समस्याएं हैं उसको समझता है। समस्या, उत्पादन कार्य के दौरान
की समस्या को समझ जाते हैं विद्यार्थी, से अवगत, समस्या से अवगत हो जाते हैं, जान जाते हैं। और तीसरा है छात्र व्यवहारिक जीवन उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करता है। छात्र क्या करते हैं? व्यवहारिक जीवन में उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग, उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग, उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो साधन है, संसाधन है, वो सीमित है और हमारी इच्छा असीमित है, इसलिए जहाँ पर प्रयोग करना चाहिए वहाँ पर उसका प्रयोग करना बच्चा सीखते हैं। अब शिक्षण की बिंदु क्या है, इतना तो हमको समझाना ही इस पाठ से, और विद्यार्थी इतना सीखेगा, ये टीचर को भी जानना जरूरी है और विद्यार्थी को भी जानना जरूरी है। शिक्षण बिंदु, इस पाठ में जो अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं हैं उसका शिक्षण बिंदु क्या है? अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं। और इसके लिए हम सहायक सामग्री के रूप में ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, श्याम पट पर लिखकर विद्यार्थी के आसपास के परिवेश, ये सभी चीज़ के माध्यम से हम इस बिंदु को समझा सकते हैं। और गतिविधि भी करा सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या करा सकते हैं हम? पूर्व जानकारी पर आधारित प्रश्न, समूह चर्चा, छात्रों से प्राप्त उत्तरों को श्याम पट पर नोट करना, छात्रों द्वारा प्राप्त जवाब का स्पष्टीकरण करना, रोल प्ले करना, इस माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक किसान के पास, मान लीजिए इसका किसान का फोटो भी बना सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं, गेहूँ वगैरह खेत में लगा हुआ दिखा सकते हैं। एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है और वह गेहूं और गन्ना उगाना चाहता है, पर दोनों फसलें एक साथ नहीं उगा सकता। अब किसान चयन कैसे करेगा? इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो उसका उत्तर भी लिख कर भेजेंगे। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या होता यदि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग ना होते? चौथा, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती? मतलब इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, क्या होता यदि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग ना होते? संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते, वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते। तीसरा हम पूछ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? नाम बताइए। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? साथ ही हम उस वस्तु का नाम भी पूछ सकते हैं बच्चों से। फिर अगला हमारा प्रश्न कर सकते हैं कि चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन हम बच्चों से कर सकते हैं। अब हम बच्चों को ऐसा समझा सकते हैं, अगर टीचर है तो टीचर इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और छात्र हैं तो छात्र देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो आपको इस नियम से समझना है। जैसे देखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न, यहाँ पर हम एक ठो बना लेते हैं, आर्थिक समस्या उत्पन्न, ऐसा करके एक ठो अंदर में कर लेते हैं और इसको ऐसा। देखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास साधन है वो सीमित है। हमारे पास जो साधन है वो क्या है?
सीमित है, सीमित साधन है हमारे पास, और जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। मतलब हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारे पास ये हो वो हो, लेकिन उतना हमारे पास पैसा भी नहीं होता है और उसको हम खरीद नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में हमको चयन करना पड़ता है कि कौन से वस्तु हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उसी का हम चयन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पहला बिंदु है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। अब ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक उत्पादक जो है क्या उत्पादन करेगा और कितनी मात्रा में, क्या उत्पादन करेगा देखिए और कितनी मात्रा में। तो इसके सामने 3 विकल्प है। पहला, उपभोक्ता अथवा पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करे। दूसरा विकल्प है कि आवश्यक अथवा विलासिता वस्तुओं का उत्पादन करे। और तीसरा विकल्प है कि निजी अथवा सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करे। तो उपभोक्ता वस्तु जो उपभोग किया जाता है उसको भोक्ता वस्तु कहते हैं, और जो पूंजीगत वस्तु है, मतलब पूंजीगत वस्तु जो मशीनों पर व्यय इन्वेस्ट किया जाता है, जिनसे फिर उत्पादन किया जा सकता है, उसको पूंजीगत वस्तु कहते हैं। और यहाँ पर ये आवश्यक वस्तु है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और विलासिता की वस्तुएं क्या है, जो हमारे लिए अनिवार्य तो नहीं है लेकिन पैसे पर्याप्त होने कारण खरीदते हैं, जैसे फ्रिज, एसी वगैरह जो है वो सब। और विकल्प क्रमांक 3 है निजी वस्तु का उत्पादन किया जाए या सार्वजनिक वस्तु। निजी वस्तु मतलब जो कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी है, और सार्वजनिक वस्तु मतलब जो सभी के हित के लिए है। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से वर्तमान आवश्यकताएं पूरी की जाती है तो इनसे जीडीपी में कमी होगी। देखिए, जैसे उपभोक्ता वस्तु का ये उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें वर्तमान आवश्यकता तो पूरी होगी। जो आवश्यकताएं हैं वर्तमान में आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन जो जीडीपी है, इसमें कमी आएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कमी आएगी। किस स्थिति में? उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करने से। उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो आवश्यकता है कि जो तत्कालिक वस्तु पूरी हो जाएगी, किंतु जो जीडीपी है उसमें कमी आएगी। और दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से जीडीपी में वृद्धि होती है। ये पूंजीगत वस्तुएं हैं तो इससे क्या होती है, जीडीपी में वृद्धि होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि होती है। और जो तात्कालिक उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें कमी होती है। उपभोग की वस्तु देखिए, जीडीपी में वृद्धि हो रही है और उपभोग की जो वस्तु है, इसमें कमी आती है। उपभोग की वस्तु में कमी आती है, देखो नीचे एरो का चिन्ह किए हैं, और जीडीपी में वृद्धि होती है। यहाँ पर उपभोग वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें वृद्धि हो रही है, आवश्यकता की जो तुरंत की वस्तु उसमें, और जीडीपी में कमी आ रही है। जबकि पूंजीगत वस्तु में जीडीपी में वृद्धि हो रही है और उपभोग की वस्तु में कमी हो रही है। तो ये हो गया पहला विकल्प। अब हम देखेंगे दूसरा विकल्प। तो इसमें पहली जो समस्या हो, चयन की समस्या है कि हम कौन सी वस्तु का उत्पादन करें। अब देखिए विकल्प क्रमांक 2 है तो आवश्यक वस्तु, जो अनिवार्य वस्तु है, जैसे दवाई वगैरह भी है तो उसका उत्पादन करें, या फिर फ्रिज, कूलर, अलमारी जो जरूरी नहीं है इसका उत्पादन करें। उसी प्रकार तीसरा है निजी, व्यक्तिगत, प्राइवेट या फिर सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में चयन किया जाए, तो ये चयन की समस्या से जुड़ी हुई है। चयन की समस्या इसको कह सकते हैं, चयन की समस्या से जुड़ी हुई है। ये पहला बिंदु जो है चयन की समस्या से जुड़ी हुई है। आइए अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। अब ये तो आइए हम दूसरा देख रहे थे उत्पादन कैसे किया जाए। तो ये तकनीक के चुनाव से संबंधित समस्या है, जिसमें पहला है श्रम प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक मतलब पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग, और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक।
पूंजी प्रधान तकनीक का अर्थ होता है कि श्रम की तुलना में पूंजी अधिक, इसमें पूंजी अधिक है, पूंजी अधिक है देखिए, और इसमें श्रम अधिक है, ये श्रम अधिक है और इसमें पूंजी अधिक है। तो श्रम प्रधान तकनीक में श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है और पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखिए श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, श्रम प्रधान तकनीक अधिक प्रयोग करने से इसमें रोजगार में वृद्धि होगी। देखिए एरो ऊपर की ओर जा रही, मतलब वृद्धि हो रही है, रोजगार में वृद्धि हो रही है, किंतु उत्पादन जो है, उत्पादन में कमी आएगी। जैसे रोड कहीं पर बन रहा है तो जैसे भी बहुत से लोगों का काम को अकेले कर लेता है, और वहीं पर आदमी लगाया जाए काम करने के लिए तो बहुत सारे आदमी लगाना पड़ता है, मजदूर लगाना पड़ता है। तो यही है कि श्रम प्रधान तकनीक में रोजगार तो अधिक लोगों को मिल जाएगा, किंतु उत्पादन की मात्रा में कमी होती है। और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है, पूंजी प्रधान तकनीक में इसमें जीडीपी में वृद्धि होती है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि होती है, और जो रोजगार है, रोजगार में कमी आती है। पूंजी प्रधान तकनीकी में जीडीपी बढ़ेगा, देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें वृद्धि होगा, किंतु रोजगार, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आजकल सब काम मशीनों के द्वारा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं या उनको काम नहीं मिल पाता है। तो वैसी स्थिति में सरकार उनको सस्ते में चावल भी उपलब्ध कराती है। तो ये हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो देखिए उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये वितरण की समस्या है, वितरण की समस्या संबंधित है। जैसे व्यक्तिगत वितरण है, तो व्यक्तिगत वितरण से क्या होता है, धनी वर्ग को लाभ होता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वगैरह होता है ना, उसमें कुछ पूंजीपति लोग ही आगे बढ़ते हैं, बाकी मजदूर वर्ग का शोषण होता है। तो इसमें व्यक्तिगत वितरण में धनी वर्ग को लाभ होता है। देखिए धनी वर्ग है उसका जो आय वृद्धि होती जाती है, और निर्धन वर्ग को हानि होती है, मतलब इसकी जो आय है उसमें कमी होती जाती है। और कार्यात्मक वितरण है, कार्य के आधार पर सभी सरकार के स्वामित्व में लेकर अगर काम किया जाए तो उससे आय वितरण में समानता आती है, मतलब सभी लोगों को कल्याण के भाव होता है इसमें। देखिए अगला है अन्य समस्याएं। प्रोफेसर स्टिगलर एवं लेफ्टविच के द्वारा दो समस्याएं और बताई गई है, जिसमें पहला है साधनों का कुशलतम उपयोग। साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, और दूसरा है आर्थिक विकास कैसे हो। तो ये दो समस्याएं और है। इसके साथ ही साथ हम बच्चों को क्रियाकलाप करा सकते हैं वैकल्पिक उपयोग की समझ लाने के लिए। जैसे वस्तु है और एक तरफ हम वैकल्पिक प्रयोग के लिए कलम दे सकते हैं, एक तरफ वस्तु का, और उसमें बच्चे क्या सीखें उसका हम परीक्षा ले सकते हैं। उसी प्रकार से क्रियाकलाप भी दूसरा क्रियाकलाप भी कराया जा सकता है कि समूह चर्चा करा सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक समस्या जैसे उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। और मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता क्यों होती है, और ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या होगा यदि निर्धन वर्ग हेतु अधिक उत्पादन किया जाए, वह पूंजी प्रधान तकनीक का अधिक उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ करके हम बच्चे कितना सीखे उसका आकलन कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पूरा सीरीज में वीडियो बना करके डालूंगा जो सभी टीचर के लिए भी फायदेमंद होगा और सभी विद्यार्थी के लिए भी।